हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने हिंदी की श्रृंखला प्रारंभ की थी और उस हिंदी की श्रृंखला में पढ़ने पढ़ाने का जो काम किया था हमने, वो दोस्तों हमने कल कल आप सभी लोगों को हमने जो बताया था वो शब्द और रचना के बारे में। और आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम समाज के नाम से जानते हैं दोस्तों, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों को एक इजी में बहुत ही आसान तरीके से हम समाज को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। और दोस्तों, हम आप सभी लोगों को अपना पूरा पूरा जितना हमारे अंदर ज्ञान है दोस्तों, जितना एफर्ट है, हम सब लगाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी लोगों को समाज को सीखने और सिखाने का एक नए तरीके से दोस्तों, एक नए तरीके से आप लोगों को समाज सिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समाज को प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, समाज, जैसे कि दोस्तों समास आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और समास दोस्तों हिंदी का एक अहम टॉपिक समास के नाम से जानते हैं। हिंदी व्याकरण का एक अहम चैप्टर है समास। और इस समास से हमारे एग्जाम में दो क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन अधिकांश, जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें दो क्वेश्चन, लगभग दो क्वेश्चन समास के अवश्य पूछे जाते हैं, एक समास के और एक विग्रह के। दोस्तों, समास, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, समास का अर्थ होता है, समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। यानी कि किसी भी शब्द को संक्षेप कर देना, यानी कि छोटा कर देना, उसे हम लोग समास कहते हैं। और समास दोस्तों, जब समास दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षम और धन अश। दोस्तों, जब ये अस एक धातु है दोस्तों, जब अस धातु में सम नामक उपसर्ग लगा दिया जाता है तो वो एक समास बन जाता है दोस्तों। जब अस धातु में सम नामक एक उपसर्ग लगा देते हैं तो वो हमारे लिए समास बन जाता है। और दोस्तों, अगर समास को दूसरे शब्दों में अगर समास को समझने की कोशिश किया जाए दोस्तों, तो दो या दो से अधिक शब्दों को दोस्तों अगर समास की परिभाषा की बात करें तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़कर एक नवीनतम सार्थक शब्द का निर्माण होता है या निर्माण करते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग समास की परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़कर जब एक नवीनतम एवं सार्थक शब्द का निर्माण होता है तो हमारे लिए दोस्तों वो हमारे लिए समास कहलाता है। और दोस्तों, समास की अगर हम उदाहरण की बात करें दोस्तों, समास के उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो राजा का पुत्र दोस्तों, राजा का पुत्र दोस्तों, इस राजा का पुत्र का अगर हम लोग दो या दो से अधिक शब्द है दोस्तों, और इन दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम संक्षेप में लिखेंगे तो इसे हम राजपुत्र भी लिख सकते हैं। राजपुत्र दोस्तों, ये हमारे लिए समास कहलाएगा और ये हमारे लिए विग्रह कहलाएगा। दोस्तों, समास में जब हम लोग किसी भी समास को करते हैं दोस्तों, तो उसमें विभक्तियों और चिन्हों का लोप हो जाता है। दोस्तों, समास में ये विभक्ति है दोस्तों, विभक्तियों का लोप हो जाता है। विभक्तियों या चिन्हों का लोप हो जाता है। तो समास शब्द बनाते समय विभक्तियों और चिन्हों का लोप हो जाता है। और ये जो समास बनकर शब्द तैयार होता है दोस्तों, इसे हम सामासिक शब्द या समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सामासिक शब्द या
समस्त पद, समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये जो समासिक शब्द होता है इसे हम लोग समस्त पद के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये समासिक पद की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो समासिक पद समास के नियमों से निर्मित दोस्तों समासिक शब्द या समासिक समस्त पद की जो परिभाषा की हम लोग बात करें तो दोस्तों समास के नियमों से निर्मित, समास के नियमों से निर्मित शब्दों को हम समासिक शब्द कहते हैं, सामासिक शब्द कहते हैं। दोस्तों समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होते हैं उसे हम लोग सामासिक शब्द कहते हैं। और दोस्तों समास इसी का उल्टा समास विग्रह होता है। दोस्तों इसे हम समास विग्रह कहते हैं, यानी कि जो समासिक शब्द है उसको हम लोग विग्रह मतलब तोड़ देना। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा समास और विग्रह। दोस्तों समास का अर्थ होता है जुड़ना, यानी कि दो से अधिक शब्द जुड़कर एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो हमारे लिए समास कहलाता है। दोस्तों अगर एक समासिक शब्द का जब विग्रह किया जाता है दोस्तों उसको तोड़ा जाता है तो हमारे लिए विग्रह समास विग्रह कहलाता है। और दोस्तों आप सभी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन भी होगी दोस्तों, एक बात अवश्य आई होगी दोस्तों, ये समास और विग्रह और सेकंड नंबर की बात करें तो संधि और विच्छेद। दोस्तों समास विग्रह और संधि विच्छेद में डिफरेंस क्या होता है, तो आइए हम लोग एक शब्द में, यानी कि जब हम संधि पढ़ाएंगे दोस्तों, जब हम आप सभी लोगों को संधि का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आप सभी लोगों को ये भी बताएंगे कि संधि क्या होता है और कैसे कैसे कितने प्रकार की संधि होती है। लेकिन दोस्तों अभी ये हम लोग पढ़ा रहे हैं केवल हम डिफरेंस आप सभी लोगों के लिए संधि और विच्छेद के बारे में जो अंतर होता है उसे हम लोग बताने का प्रयास करें दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं कि समास विग्रह और संधि विच्छेद में क्या अंतर होता है। दोस्तों समास मतलब दोस्तों समास में जैसे राजा का पुत्र की बात करें दोस्तों, तो राजा का पुत्र यानी कि समास में यानी कि राजा का पुत्र, और दोस्तों और अगर संधि की बात करें तो विद्यालय यानी कि विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, और राजा का पुत्र मतलब राजपुत्र। दोस्तों आप सभी लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो इस संधि में दोस्तों संधि में दो वर्ड यानी कि आ धन आ बराबर आ हो रहा है। दोस्तों जब संधि की अगर हम लोग बात करें तो जब दो वर्णों के विकार से दोस्तों जब दो वर्णों के विकार से हमें एक नवीनतम एवं सार्थक शब्द का उत्पन्न होता है। दोस्तों जब दो वर्णों के मेल से नवीनतम एवं सार्थक शब्द की उत्पत्ति होती है तो उसे हम लोग संधि के नाम से जानते हैं दोस्तों। और अगर हम लोग समास की बात करें दोस्तों तो समास में वर्णों का मेल नहीं होता दोस्तों, समास में केवल और केवल दो शब्दों का मेल होता है दोस्तों। एक शब्द राजा हुआ और एक शब्द पुत्र हुआ, और इन दोनों का जो योग है दोस्तों उसे हम विभक्ति के द्वारा जब ऐड करते हैं और उसका जब हम समास करते हैं दोस्तों तो उसे हम लोग समास विग्रह कहते हैं। दोस्तों समास विग्रह का अगर मेनली समास विग्रह और संधि में अगर अंतर की बात करें तो दोस्तों केवल और केवल यही अंतर है दोस्तों, संधि में केवल और केवल दो वर्णों का मेल होता है और समास में दोस्तों दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है दोस्तों। बस इतना डिफरेंस आप लोग याद रख लीजिए। अब बात आती है समास के भेद की दोस्तों। तो समास के हमारे हिंदी भाषा की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे हिंदी भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। दोस्तों हमारे हिंदी भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं दोस्तों। और वहीं पर हमारी जो प्राचीनतम लैंग्वेज संस्कृत है दोस्तों, संस्कृत में हमारे हिंदी भाषा के मुख्यतः 6 भेद बताए गए हैं दोस्तों। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदी भाषा में जो समास है दोस्तों वो 4 हैं, क्योंकि जो द्वंद्व समास, जो द्विगु समास है और कर्मधारय समास दोस्तों, द्विगु समास और कर्मधारय समास ये जो 2 समास है उसे हम लोग तत्पुरुष समास के अंतर्गत हिंदी में रखते हैं। और संस्कृत की अगर हम लोग बात करें तो संस्कृत में द्विगु समास और कर्मधारय समास ये जो 2 समास है इसको हम लोग अलग अलग एक समास मानकर पढ़ते हैं। इसलिए हमारे संस्कृत भाषा में 6 समास माने गए हैं और हिंदी भाषा में मेनली 4 समास माने गए। लेकिन हम लोग
अपनी सुविधा की दृष्टि से हम लोग अपनी सुविधा की दृष्टि से दोस्तों हम समास को 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे और जानेंगे हम अपने समास के बारे में। तो आइए एक करके हम लोग अपने समास को जानने का प्रयत्न करें। दोस्तों समास को हम लोग अगर डिवाइड करें दोस्तों तो समास को हम मुख्य रूप से 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला दोस्तों अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास दोस्तों, अव्ययी भाव समास। और सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, दूसरे नंबर पर तत्पुरुष समास। दोस्तों अगर तीसरे नंबर की हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। दोस्तों अगर फोर्थ नंबर की हम लोग बात करें दोस्तों, फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। और अगर फिफ्थ नंबर की हम लोग बात करें दोस्तों तो फिफ्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास। और अगर छठे नंबर की हम लोग बात करें दोस्तों तो छठे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। दोस्तों ये मुख्यतः ये हमारे संस्कृत भाषा के अनुसार जो समासों का डिविडेशन है वो इस प्रकार से किया गया है। लेकिन दोस्तों हमारे हिंदी भाषा में ये जो तत्पुरुष समास है, जो तत्पुरुष समास है उसी के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास को लिया गया है। इसीलिए हमारे हिंदी भाषा में मुख्यतः 4 समास बताए गए हैं और हमारे संस्कृत में इन दोनों समासों को अलग अलग माना गया है। समास को हम लोग अगर पद की प्रधानता के आधार पर बात करें दोस्तों तो पद की प्रधानता के आधार पर दोस्तों समास को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। पद की अगर प्रधानता के आधार पर हम लोग बात करें दोस्तों, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता पद की प्रधानता के आधार पर समास हमारे हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 की हम लोग बात करें तो प्रधान खंड, प्रधान खंड। और नंबर 2 की बात करें हम लोग तो गौड़ खंड। दोस्तों पद की प्रधानता के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो पद की प्रधानता के आधार पर हमारे हिंदी भाषा में 2 प्रकार के समास बताए गए हैं। पहला प्रधान खंड और दूसरा गौड़ खंड। दोस्तों प्रधान खंड जिस खंड अर्थ का मुख्य बल दिखाई पड़ता है दोस्तों, प्रधान खंड में अर्थ का मुख्य बल दिखाई पड़ता है। तो यानी कि जो शब्दों में जो अर्थ होता है दोस्तों, अर्थों का मुख्य रूप से बल जो है इस प्रधान खंड में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों गौड़ खंड जो होता है, गौड़ खंड में अर्थ का कोई भी बल शब्दों पर देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों ये जो गौड़ खंड होता है दोस्तों, इस गौड़ खंड में जो अर्थ होता है उस अर्थ का कोई भी बल हमारे शब्दों पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग समास को 6 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और पहला होगा अव्ययी भाव समास, दूसरा होगा तत्पुरुष समास, तीसरा होगा कर्मधारय समास, चौथा होगा द्विगु समास, पांचवा होगा द्वंद्व समास और छठा होगा बहुव्रीहि समास। तो आइए हम लोग अपने अव्ययी भाव समास को पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से अव्ययी भाव समास को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दोस्तों अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दोस्तों अब प्रथम पद प्रधान का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि इसमें जो
प्रथम पद और दोस्तों आप सभी लोगों को अभी हमने बताया था कि समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। दोस्तों पूर्व पद और उत्तर पद दोस्तों, तो इस समास में यानी अव्ययी भाव समास में दोनों पदों में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि दोस्तों जो जो अर्थ का बल होगा वो हमारे पूर्व पद पर पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि पूर्व पद के अनुसार ही, पूर्व पद के कारण ही हमारे इस शब्द का मीनिंग जो है दोस्तों चलेगा दोस्तों। तो अगर अव्ययी भाव समास में अगर एक लाइन में हम लोग एक इजी में आप लोग सभी लोगों को समझाने की कोशिश करें दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास में हर एक चीज की बारंबारता देखने को मिलेगी दोस्तों, बारंबारता देखने को मिलेगी, यानी रिपीटेशन देखने को मिलेगी दोस्तों। अव्ययी भाव समास में शब्दों की बारंबारता हमेशा हम लोग को देखने को मिलेगी दोस्तों। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में दोस्तों प्रतिदिन 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 यानी कि दिन दिन दोस्तों, यहां पर हमें बारंबारता देखने को मिल रही है, यानी कि प्रतिदिन का मतलब होता है दिन दिन, और यथाशक्ति दोस्तों, यथाशक्ति यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट होगा आमरण, आमरण यानी कि मरने तक, मरने तक दोस्तों आमरण हो गया। और अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अनुरूप यथाक्रम भरपेट, अनुरूप यथाक्रम और भरपेट दोस्तों, यह अनुरूप यानी कि रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, यथाक्रम यानी कि क्रम के अनुसार, और अगर हम लोग बात करें भरपेट यानी कि पेट भरकर, भरपेट का मतलब होगा पेट भरकर दोस्तों। और इसमें दोस्तों कुछ एक ऐसे भी दे देते हैं दोस्तों, जैसे हर पल यानी कि इसमें अगर दे दें पल पल तो दोस्तों आप सभी लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो पल यानी कि ये योजक चिन्ह देगा दोस्तों, ये योजक चिन्ह लगा दोस्तों। हमने अक्सर लोगों को देखा है कि ये लोग रटवा देते हैं, कुछ एक टीचर जो भी है दोस्तों रटवा देते हैं कि जिसमें भी योजक चिन्ह लगा होगा वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब आ गया पल दोस्तों, पल में भी अव्ययी भाव समास है दोस्तों, क्योंकि पल यानी कि बारंबारता की बात करें दोस्तों, पल यानी कि पल में बारंबारता आप सभी लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि हर पल। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे तमाम एग्जाम्पल हैं जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है, लेकिन दोस्तों वो ये द्वंद्व समास ना होकर दोस्तों वो हमारा अव्ययी भाव समास होता है दोस्तों। तो और दोस्तों अव्ययी भाव समास के पहचान के कुछ दोस्तों ट्रिक भी होती है दोस्तों, जैसे इसमें दोस्तों कुछ उपसर्ग के द्वारा ही हम इसको पहचान सकते हैं दोस्तों। उपसर्ग इसमें जैसे उपसर्ग जिस भी शब्द में दोस्तों लगा हो, प्रति लगा हो, यथा लगा हो दोस्तों इत्यादि, ऐसे तमाम दोस्तों शब्द हैं, उपसर्ग हैं, जो भी इन शब्दों में जिन शब्दों में उपसर्ग ये लगा दोस्तों, आप सभी लोग तुरंत समझ जाइएगा कि दोस्तों ये हमारा अव्ययी भाव समास है। नहीं तो दोस्तों सबसे आसान तरीका आप सभी लोग का भी हमने बताया कि जिन किसी शब्दों में आप सभी लोगों को बारंबारता की रिपीटेशन नजर आए दोस्तों, वो आप सभी लोग तुरंत समझ जाइएगा कि ये हमारा अव्ययी भाव समास है। अब हम लोग दूसरे शब्दों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो दूसरे शब्दों को दोस्तों दूसरा होगा हमारा तत्पुरुष समास दोस्तों। अगर हम लोग तत्पुरुष समास की परिभाषा की बात करें तो इस तत्पुरुष समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौड़ एवं उत्तर पद विशेष्य होने के कारण
प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों तत्पुरुष समास में पूर्व पद यानी कि प्रथम पद विशेषण होने के कारण गौड़ तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास को फर्दर हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे दोस्तों। तो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, और तत्पुरुष समास के भेद में नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो कर्म तत्पुरुष, और दूसरे नंबर की हम लोग बात करें कर्म तत्पुरुष, नंबर 3 की अगर हम लोग बात करें तो शम प्रदान तत्पुरुष, नंबर 4 की अगर हम लोग बात करें अपादान तत्पुरुष, और नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 नंबर की हम लोग बात करें तो संबंध तत्पुरुष। दोस्तों इस तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वो 6 प्रकार के भेद होते हैं दोस्तों। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्ण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान, पांचवा अधिकरण, छठा संबंध। दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। दोस्तों इस समास के अंतर्गत किन किन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है और इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों ने एक चीज याद किया होगा बचपन से ही, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने में, संबंध होने पर दोस्तों उन्हीं चिन्हों का लोप होता है दोस्तों। तो कर्ता ने यानी कर्ता तत्पुरुष तो होता ही नहीं दोस्तों, लेकिन हम लोग कर्म तत्पुरुष, कर्म को यानी कि इसमें को विभक्ति का लोप होगा, कर्ण यानी कि इसमें से विभक्ति का लोप होगा, इसमें के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, और इसमें हम लोग बात करें तो से यानी कि डिवाइडेशन यानी कि अलग होने के सेंस में, यानी कि अलग होने के अर्थ में। दोस्तों ये जो अपादान तत्पुरुष है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष में जो से है दोस्तों, से विभक्ति है वो अलग होने के सेंस में इस विभक्ति का लोप होगा, और अधिकरण तत्पुरुष जो दोस्तों इस तत्पुरुष में में पर संबंध तत्पुरुष में का की के इन विभक्तियों का लोप होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग उदाहरण के साथ समझते हैं दोस्तों कि संबंध तत्पुरुष ये सभी क्या होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो कर्म तत्पुरुष में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। कर्म तत्पुरुष अगर हम लोग उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो पहला हम लोग अगर पढ़ें तो स्वर्गवास। दोस्तों स्वर्गवास अगर हम लोग बात करें तो इसकी हम लोग बात करें स्वर्गवास। स्वर्ग को वास करने वाला, तो उसे स्वर्गवास कहते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नंबर में गिरहकट दोस्तों, गिरहकट की अगर हम लोग बात करें तो गिरहकट की अगर हम लोग बात करें, गिरह को काटने वाला दोस्तों। गिरह मतलब होता है कष्ट, गिरह मीन्स होता है कष्ट, और कष्ट को काटने वाला यानी कि गिरह को काटने वाला। दोस्तों इन
ये ऐसे एग्जाम्पल हम लोग कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत देंगे। तो कर्ण तत्पुरुष की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो कर्ण तत्पुरुष में दोस्तों पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बिहारी रचित। तो बिहार से रचित दोस्तों, बिहार से रचित या रचा हुआ, उसे हम लोग बिहारी रचित कहते हैं दोस्तों। और अगर अगले उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो मन चाहा दोस्तों, मन चाहा यानी कि मन से चाहा, मन से चाहा। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे इन विभक्ति में का लोप हो रहा है, यानी कि को का लोप हो रहा है, और इन विभक्तियों में से का लोप हो रहा है। इसलिए दोस्तों ये कर्ण तत्पुरुष है। और संप्रदान तत्पुरुष दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष के अगर हम लोग उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो संप्रदान में रसोई घर दोस्तों, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। और अगर दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर के उदाहरण की बात करें हम लोग, तो दूसरे नंबर के उदाहरण में हम लोग बात करेंगे कि मार्ग का व्यय दोस्तों, मार्ग व्यय दोस्तों, मार्ग व्यय दोस्तों, मार्ग के लिए व्यय, मार्ग के लिए व्यय, यानी कि मार्ग के लिए व्यय किया गया दोस्तों, उसे हम लोग मार्ग व्यय के नाम से जानते हैं। और इसमें क्योंकि दोस्तों इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है, तो इसलिए ये हमारा संप्रदान तत्पुरुष होगा दोस्तों। और अपादान तत्पुरुष की अगर हम लोग उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे देश निकाला दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे देश निकाला दोस्तों। इसमें अगर आप सभी लोगों सेंस की बात करें दोस्तों, तो इसमें निकालने यानी कि सेपरेशन की बात हो रही है, अलगाव की बात हो रही है दोस्तों। इसलिए हम लोग इसे अपादान की कैटेगरी में रखेंगे। और देश से निकाला यानी कि देश से निकाला दोस्तों। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे उसे हम लोग अपादान की कैटेगरी में रखेंगे। और दोस्तों अगर हम लोग संबंध की बात करें दोस्तों, संबंध की अगर हम लोग बात करें, तो संबंध में हम लोग पढ़ेंगे गंगा जल दोस्तों, गंगा जल। और दोस्तों दीनानाथ, दोनों दोस्तों गंगा जल और दीनानाथ दोस्तों। गंगा जल की अगर हम लोग बात करें, तो गंगा का जल दोस्तों, गंगा का जल, गंगा का दोस्तों, इसमें गंगा का संबंध जल से है, इसलिए इसमें का विभक्ति का लोप हो रहा है। और का विभक्ति के लोप होते ही दोस्तों ये हमारा संबंध तत्पुरुष के नाम से जाना जाएगा। और दीनानाथ की हम लोग अगर बात करें दोस्तों, तो दीनानाथ में दीनों के नाथ दोस्तों, दीनों के नाथ दोस्तों, दीनों के नाथ में के का संबंध, दीनों का संबंध नाथ से है और नाथ का संबंध दीनों से है, इसलिए इसमें के विभक्ति का लोप हो रहा है। और इसलिए हम इसे संबंध तत्पुरुष के नाम से जानेंगे, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत हम इसको देखेंगे दोस्तों। और अब बात करें अधिकरण की दोस्तों, तो अधिकरण तत्पुरुष में दोस्तों हम लोग देखेंगे, अधिकरण तत्व में हम लोग देखेंगे नगरवासी और अपबीती दोस्तों। नगरवासी को अगर हम लोग देखें, तो नगर को वासी, इसमें भी को का लोप हो रहा है। तो नगर में वास करने वाला, नगर में वास करने वाला यानी कि नगर में रहने वाला दोस्तों। में आ रहा है दोस्तों इसमें, तो इसलिए में विभक्ति के चिन्ह का लोप हुआ और इसलिए यह अधिकरण तत्व हुआ दोस्तों। और अपबीती की अगर हम लोग बात करें, तो दोस्तों आप पर बीती दोस्तों, आप पर बीती दोस्तों। इसमें
पर विभक्ति का लोप हो रहा है दोस्तों, पर विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए हम इसे अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करेंगे कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास, कर्मधारय समास दोस्तों, कर्मधारय समास की हम लोग अगर बात करें तो कर्मधारय समास वह समास होता है जिसके पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद और पूर्व पद में दोस्तों उत्तर पद और पूर्व पद में विशेषण या विशेष का संबंध हो, या तो दोस्तों उपमेय और उपमान का संबंध हो, उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों कर्मधारय समास की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो कर्मधारय समास वह समास होता है कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोस्तों पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण एवं विशेष का संबंध हो। या तो उपमेय और उपमान का संबंध हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों कर्मधारय समास वह समास होता है, कर्मधारय समास वह समास होता है जिसके उत्तर पद प्रधान होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष या तो उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उसे हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों कर्मधारय समास के उदाहरण की हम लोग बात करें तो दोस्तों अक्सर लोगों को तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों। लेकिन आप सभी लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी लोगों को ये चीज देखना है कि कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होना चाहिए, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होना चाहिए और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष की जो दोस्तों संबंध होना चाहिए। या तो पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध हो तो दोस्तों वहां हमारा कर्मधारय समास होगा। लेकिन दोस्तों तत्पुरुष समास में ऐसा नहीं होता है दोस्तों तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में दोस्तों तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण होता है और उसी के कारण विशेषण होने के कारण वह गुण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन दोस्तों कर्मधारय समास में पहला पद और उत्तर पद में दोस्तों विशेषण विशेष या तो उपमेय और उपमान के संबंध होते हैं, उसे हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। अब हम बात आती है इसके उदाहरण की दोस्तों, तो इसके उदाहरण की हम बात करें तो दोस्तों कर्मधारय समास के उदाहरण की हम लोग बात करें तो दोस्तों नील गाय, दोस्तों नीली है गाय जो दोस्तों नील गाय में प्रथम पद नील है और द्वितीय पद यानी उत्तर पद गाय है दोस्तों इसमें दो पद हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, यानी कि दोस्तों प्रथम पद नीली यानी कि ये इसकी विशेषता है, यानी कि ये इसकी विशेषण है, यानी कि नीला विशेषण है। और गाय जो है दोस्तों गाय विशेष है दोस्तों, यानी कि गाय के नीली होने की जो विशेषता है दोस्तों वो इसमें बताई जा रही है, यानी कि पूर्व पद दोस्तों इसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है दोस्तों, इसलिए हमारा कर्मधारय समास होगा। दोस्तों आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इतने अच्छे से इतने डीपली कोई बताता नहीं है दोस्तों, लेकिन हम आप सभी लोगों को ये चीज सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास में क्या अंतर होता है दोस्तों।
कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास में अक्सर बच्चे दोस्तों, अक्सर बच्चे गलती करके चले जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग ये गलती मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों कर्मधारय समास में आप सभी लोग एक बात ये जरूर याद रखिएगा एग्जाम में दोस्तों, कि कर्मधारय समास में जो पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है, इन दोनों में जो संबंध होता है दोस्तों, वो या तो विशेषण विशेष्य का होगा या तो उपमेय और उपमान का होगा। तो दोस्तों इसमें जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग नील गाय लिए, दोस्तों नीली है गाय, जो दोस्तों नीला इस गाय की विशेषता है, नीला इस गाय की विशेषता है, यानी कि ये जो गाय है वो नीली है, यानी कि जो नीला है वो विशेषण है और ये जो गाय है दोस्तों ये विशेष है। ये जो नीला है वो विशेषण है और ये जो गाय है वो विशेष है। दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो दूसरे एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दूसरे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो नीलकंठ दोस्तों, नीलकंठ दोस्तों इसमें भी प्रथम पद और उत्तर पद दोस्तों, इसको हम लोग अगर देखने की बात करें, इसका विग्रह करें दोस्तों, तो नीला है कंठ जो दोस्तों, इसमें भी पूर्व पद यानी कि नीला कौन है दोस्तों, ये जो गले की विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें गले की विशेषता यही है कि जो गला है दोस्तों, ये गला नीला है दोस्तों, ये जो नीला है दोस्तों, ये नीला दोस्तों ये आपका विशेषण है, और ये जो कंठ है दोस्तों ये विशेष है। और इसमें प्रथम पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध है दोस्तों। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो पीताम्बर हुआ, महादेव हुआ दोस्तों, पीताम्बर हुआ, महादेव हुआ, लंबोदर हुआ दोस्तों, ये सभी हमारे पीला है अंबर जो, या पीला है वस्त्र जो दोस्तों, महान है देव जो दोस्तों, लंबा है पेट जो दोस्तों। इसमें दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो पीला है अंबर जो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये समझ में और आ रहा होगा दोस्तों कि ये सभी दोस्तों बहुब्रीहि समास के लिए उदाहरण है दोस्तों। हम अभी आप सभी लोगों को बहुब्रीहि समास जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे दोस्तों। लेकिन अगर इसमें इस प्रकार से दिया हो पीला है वस्त्र जो दोस्तों, तो जो अगर बात करें दोस्तों तो उसमें हम लोग कर्मधारय समास के नाम से जानेंगे। और अगर पीला है वस्त्र जिसका दोस्तों, अगर जिसके की बात आए दोस्तों, अर्थात पीला है वस्त्र जिसका दोस्तों, इसमें किसी थर्ड पर्सन की बात की जा रही है। अभी हम लोग अगर बहुब्रीहि समास के बाद चर्चा करेंगे दोस्तों, तो आइए पहले हम लोग अभी इसी की बात करेंगे दोस्तों। पीला है अंबर जो दोस्तों, यानी कि पीला है वस्त्र जो, यानी कि जो वस्त्र है इसकी विशेषता क्या है कि जो वस्त्र है वो पीला है और जो पीला है वो विशेषण है, वस्त्र जो है विशेष है। इसमें भी दोस्तों हम लोग कर्मधारय समास को ही टिक करेंगे। और महादेव, महान है देव जो दोस्तों, ये महानता किसकी है, देव की जो महानता है दोस्तों, इसमें महान जो है दोस्तों वो इसकी विशेषण है और देव जो है महान जो है विशेष है दोस्तों। उसी प्रकार लंबा है उधर जो दोस्तों, पेट जो है वो आपका विशेष है और लंबा जो है वो आपकी विशेषण है दोस्तों। अब आई होप आप सभी लोगों को कर्मधारय समास अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम लोग अगले समास की बात करेंगे, द्विगु समास दोस्तों। द्विगु समास की अगर हम लोग बात करें, द्विगु समास वह समास होता है जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है और प्रथम पद प्रधान होता है दोस्तों। प्रथम पद संख्यावाचक होने के साथ साथ प्रधान होता है, उसे हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग द्विगु समास के उदाहरण की बात करें तो इस समास में प्रथम पद प्रधान होने के साथ साथ संख्यावाचक भी होता है। तो इस समास से सरल कोई समास नहीं है। और इस समास की अगर हम लोग बात करें तो इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो इसके उदाहरण में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जैसे पंचवटी, तिराहा, चौराहा, त्रिभुज दोस्तों। ऐसे तमाम उदाहरण हम लोग बनाएंगे दोस्तों। पंच, जैसा कि आप लोग पंच,
यानी कि पंच यानी कि 5 दोस्तों। प्रथम पद संख्यावाचक है और प्रथम पद प्रधान भी है दोस्तों। प्रथम पद प्रधान है और प्रथम पद संख्यावाचक है। तिराहा यानी कि 3 रास्ते दोस्तों। चौराहा यानी कि 4 रास्ते दोस्तों। त्रिभुज यानी कि 3 भुजा जिसकी हो दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी दोस्तों हमारे द्विगु समास के उदाहरण दोस्तों। 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह दोस्तों। 3 रास्तों का समूह, नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें 4 रास्तों का समूह। 3 भुजाओं वाला, वाली आकृति जो भी हो दोस्तों, 3 भुजा वाला दोस्तों। इसमें ये सभी दोस्तों द्विगु समास के उदाहरण है। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी दोस्तों। ये तो बहुत इजी है। सबसे ज्यादा डिफरेंस दोस्तों, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है दोस्तों कर्मधारय पुरुष है, और इन दोनों को हमने आप सभी लोगों के सामने बहुत ही डीपली पढ़ाया है दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट नंबर की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नंबर पर हम लोग अगर बात करते हैं तो दोस्तों द्वंद्व समास दोस्तों। द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास वह समास होता है दोस्तों। द्वंद्व समास वह समास होता है जिस शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास वह समास होता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। दोनों पद प्रधान होते हैं और इसकी एक खास बात होती है दोस्तों, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। अभी हमने जैसे ही हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था दोस्तों, अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा पल पल दोस्तों। पल पल में भी योजक चिन्ह लगा था दोस्तों, लेकिन पल पल आपका द्विगु समास नहीं था, सॉरी द्वंद्व समास नहीं था दोस्तों। पल पल आपका अव्ययी भाव समास था। लेकिन दोस्तों ये जो द्वंद्व समास है दोस्तों, इस द्वंद्व समास में योजक चिन्ह है वो 100% आप सभी लोगों को योजक चिन्ह लगा होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिन शब्दों में योजक चिन्ह लगा हो वो द्वंद्व समास ही दोस्तों, वो अव्ययी भाव समास भी हो सकता है दोस्तों। तो आप सभी लोग योजक चिन्ह देखकर अंधी मारने की कोशिश मत करना कि वो आपका द्वंद्व समास है दोस्तों, ऐसा नहीं दोस्तों। इसीलिए आप सभी लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं और वो रहता है अव्ययी भाव समास का, आप सब लगा के चले आते हैं द्वंद्व समास का दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना है हमें एग्जाम में इतने अच्छे से हम आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आई होप आप सभी लोग एग्जाम में क्वेश्चन सही करके ही आएंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं द्वंद्व समास की। तो द्वंद्व समास में दोस्तों, द्वंद्व समास की अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो इस समास में दोस्तों, इस द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह भी लगा होता है दोस्तों। ये भी बहुत इजी है दोस्तों। और आप सभी लोगों को अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर बात करें तो माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य, कर्ता धर्ता दोस्तों, ऐसे तमाम उदाहरण है दोस्तों, ऐसे तमाम उदाहरण है दोस्तों द्वंद्व समास के, जो हमारे एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है दोस्तों। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। लेकिन इसकी एक खास विशेषता होती है दोस्तों, इन दोनों पद के अलावा दोस्तों, इन दोनों पद के अलावा एक जो तीसरा शब्द होता है दोस्तों, तीसरा ऑब्जेक्ट होता है, वो दोस्तों उसकी प्रधानता निकल कर आती है दोस्तों। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको, हम लोग उदाहरण के तौर पर देखेंगे दोस्तों। इसके बहुब्रीहि समास के उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो दशानन दोस्तों, दशानन की अगर हम लोग बात करें तो 10 आनंद यानी कि 10 मुख है जिसके, 10 मुख है जिसके दोस्तों, अर्थात 10 मुख है जिसके दोस्तों, अर्थात ये
एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों। 10 आनन है जिसके अर्थात दोस्तों 10 आनन किसके दोस्तों, रावण के। दोस्तों 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट रावण है दोस्तों, ये इनडायरेक्टली दोस्तों इस रावण की ओर संकेत किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए ये बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें तो लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, दोस्तों लंबा उदर है जिसका अर्थात दोस्तों लंबा उदर किसका दोस्तों, तो हमारे गणेश जी दोस्तों, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी दोस्तों। तो जो इसमें जो तीसरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो गणेश हुए, गणेश, इसलिए हमारा बहुब्रीहि समास हुआ दोस्तों। अगर हम लोग बात करें पीतंबर, पीतंबर दोस्तों, पीतंबर यानी कि पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका दोस्तों अर्थात श्री कृष्ण दोस्तों, श्री कृष्ण। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। नीला है कंठ जिसका दोस्तों, नीलकंठ दोस्तों, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर दोस्तों। ये सभी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग बनाना चाहें दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप सभी लोगों के आगामी एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और सच में रियली अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा दोस्तों, और समाज से जो कंफ्यूजन आप सभी लोगों के अंदर थी वो आप सभी लोगों के अंदर से हट गई होगी दोस्तों, तो ये वीडियो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और हमारे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 5 मिनट की बेल आइकन को दबा देना। क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्पेशल चीजें लेके आते रहते हैं। और हिंदी का जो तो सेशन चला ही रहे हैं दोस्तों, और पूरी हिंदी को आप सभी लोगों के लिए हम कवर करेंगे। और इसी तरह से दोस्तों इसी प्रकार से पूरी हिंदी को हम आप सभी लोगों के सामने तोड़ मरोड़ कर रखेंगे दोस्तों, और हिंदी को एक आसान वे में आप सभी लोगों को आप सभी लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे दोस्तों। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।